नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आईटी और बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार की दमदार शुरुआत। निफ्टी 120 पॉइंट चढ़कर 24,550 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, इन्फोसिस और टीसीएस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार रैली। आज के बिग स्टॉक्स में बहार। नए करार से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 3% भागा। वहीं ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से सीजी पावर में जोरदार करंट। दोनों शेयर के टॉप गेनर्स में हुए शुमार वायदा के। उधर अच्छे बिक्री आंकड़ों से स्कॉट्स में भी शानदार तेजी। वहीं एनसीसी में भी मजबूती कायम। आईटी और कैपिटल मार्केट इंडेक्स में शानदार तेजी, दोनों में 1.5% से ऊपर का इजाफा। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में से 4 आईटी शेयर। मेटल्स में भी रौनक, 4% के गेंस के साथ एफ&ओ का टॉप गेनर बना हिंदुस्तान जिंक। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी। M6 पर चांदी करीब 2% की तेजी के साथ कर रही है कारोबार। भाव 1,24,000 के पार पहुंचा। वहीं M6 पर भी सोना करीब 1% चढ़ा। सोने में की तेजी से मुथूट और मणप्पुरम में शानदार उछाल। और एससीओ समिट में दिखी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की गजब की केमिस्ट्री। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का किया जिक्र, कहा आतंकवाद शांति की राह में सबसे बड़ा खतरा। ओके, 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए राजेश सातपुते और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और सौमिल मेहता भी जुड़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह से और उनसे समझेंगे कि एससीओ समिट की भारत के लिए क्या अहमियत रहेगी और मार्केट आउटलुक पर भी बात होगी। साथ ही जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा भी मौजूद होंगे। एक नज़र ज़रा मार्केट पर रखते हैं और मार्केट में देखिए अच्छा मोमेंटम। 24,550 पर निफ्टी, 300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में, 700 पॉइंट की रैली मिड कैप इंडेक्स में। आज का टॉप गेनर हिंदुस्तान जिंक अब 5% ऊपर। इसके बाद बीएससी 4.5%, केन 4.5%, एमसीएक्स, केफिन, सीजी पावर, सीडीएसएल, एनसीसी, इन सब में शानदार तेज़ी। आईटी स्टॉक्स में शानदार तेज़ी। आज मंदी वाले शेयर हैं ही नहीं ज़्यादा। अगर आप एफ&ओ का टॉप लूज़र देखेंगे तो सिर्फ 0.5% नीचे है मारुति, उसके अलावा बाकी सब गेनिंग साइड पर। और शानदार मोमेंटम मेटल्स में, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में इस समय। वीरू जी हाँ, तो ये थी अब तक की छोटी सी समरी आपने सुनी। और अब एक काम करते हैं, पैनल को जोड़ते हैं। राजेश सतपुते जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर अमित सेठ और सौमिल मेहता। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सौमिल, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड होगा कोफोर्ज पर। कोफोर्ज में एक कंसोलिडेशन हुआ है और वो मैं समझता हूँ ऊपर की तरफ टूटेगा। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और ये जो पूरी गिरावट थी, वो गिरावट में ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं गया है, तो दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस 1710 का रखें और ऊपर में जो टारगेट रखना है वो 1840 का रखना है। ओके, कोफोर्ज 1753 पे, और जरा प्लीज ट्रेड्स रखिएगा इनके। और सौमिल, दूसरा ट्रेड आपका? दूसरा ट्रेड होगा बजाज ऑटो पर। बजाज ऑटो में एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया है फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों में ही। प्रेफरेबली पोजिशनल ट्रेड इसमें ले और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिलेगी। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 8570 पर और टारगेट रहेगा 9100। ओके, तो आपके 2 ट्रेड्स पूरे हो गए। अमित जी, आपके 2 ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय के 2 ट्रेड्स में से पहला रहेगा मेटल से हिंडाल्को। हिंडाल्को का अगर हम देखें तो 695 700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्टॉक ने 10 और 20 डमा यहीं पे प्लेस्ड है और वहां से एक अच्छा वापस पुल बैक जनरेट कर रहा है, तो एक अच्छे पॉइंट से थ्रस्ट स्टॉक जनरेट कर रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 700 का और टारगेट्स यहाँ पे लगभग रहेंगे 725 के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद है दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये भी स्टॉक में हम एक हाई लो का पैटर्न देख रहे हैं। रिसेंटली जो पुल बैक है 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया और वहीं से एक हम रिवर्सल वापस पुल बैक देख रहे हैं, तो इसे बाय करें।
17,064 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा यहाँ 16,800 का, 16,800 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 17,500 के। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज सुबह सुबह अगर आप देखें ट्रेड पिक किया गया था और अच्छा करता हुआ अब तक यहाँ पे, और वो अच्छे हैं यहाँ पे। राजेश जी, आप क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र जी, देखिए बाय साइड के ट्रेड होंगे। एशियन पेंट, दैट विल बी माय टॉप पिक। मुझे लगता है कि 2 दिनों से जिस तरह से मोमेंटम है वो आज भी कंटिन्यूएशन में है। सो एशियन पेंट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2,545 का। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो रहेगा करीबन 2620 से लेकर 2650। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मुझे लगता है एशियन पेंट में रहेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा, मुझे लगता है जहां कूल ऑफ हुआ है परसों के दिन, देखिए एक ब्रेकआउट हुआ था, वो था लार्सन एंड टुब्रो। आज सुबह बाकी स्टॉक चले, एल&टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये एग्जैक्टली 3,600 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बाय करने की चेष्टा करूंगा। 3,600 के ऊपर बाय करे, 3575 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से ये इनिशियल डिप के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा। 3,680 से लेके 3,700 एल&टी का स्विंग का टारगेट होगा। ओके, चलिए ये हो गई राजेश जी की पिक। मानस जी बताइए आपकी 2 पिक्स। तो देखिए अनुज जी, पहला रिकमेंडेशन उनो मिंडा पे है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो उनो मिंडा में 1284 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1360 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो केन्स का है। केन्स में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ भी स्टॉक ने कंसोलिडेशन 22 मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाया था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो केन्स में भी खरीदारी करेंगे। 6219 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 6600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक। ओके, चलिए अब ज़रा हमारे अगले मेहमान को स्क्रीन पर रखिए और मार्केट की बात करेंगे। और वीरू, मैं आज देख रहा था कि मार्केट में इतनी रैली है, तो फिर मैं कहा कि कहाँ से ट्रिगर्स। ऑब्वियसली कुछ ट्रिगर तो आए, लेकिन एक ट्रिगर नीलेश भाई हमारे साथ, वीरू को भी रखिएगा स्क्रीन पर ज़रा। एक ट्रिगर नीलेश भाई हमारे साथ आए और ख़राब से ख़राब बाज़ार में भी नीलेश भाई आए हैं, तो मार्केट ने शानदार रैली रही देखी है। नीलेश भाई, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। आप जब जब आए हैं चैनल पर, मार्केट में जो भी नेगेटिव फेस चल रहा होता है वो दूर हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा। मार्केट में शानदार तेज़ी, डेड इकॉनमी बोल रहे थे हमें, और 7.8% की हमारी इकनॉमी की ग्रोथ आई। क्या आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा क्यों ले सकता है, या अभी क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा? इस पर कुछ कहना। अनुज भाई, मेरे आने से अगर मार्केट ऊपर रहता तो मैं रोज टीवी पे आता, बट ये काग का बैठना और डाल के गिरने बराबर है। दूसरा, जो 7.8% ग्रोथ रेट आया है वो काबिले तारीफ है, बट नॉमिनल ग्रोथ रेट काफी कम रहा, बिकॉज डिफ्लेटर तकरीबन 1% के आसपास आया। तो हमारी इकोनॉमी पे आज भी यूएस टैरिफ की एडवर्स इफेक्ट बनी रहेगी और हमें उसमें से रास्ते निकालने पड़ेंगे। दूसरे देशों की एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और यूएस से एंगेजमेंट बढ़ा के कैसे हम इस टैरिफ को कम कर सके उसके ऊपर प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। मार्केट ने इस वक्त डिस्काउंट किया है कि ये टैरिफ कुछ समय की बात है, फाइनली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये टैरिफ लंबी चलती है, अगर यूरोपियन देश भी इस टैरिफ में ज्वाइन होते हैं, तब जाके उसके अंदर तकलीफ, तब मार्केट को थोड़ा झटका लग सकता है। तो लेट्स होप एंड प्रे कि यूएस टैरिफ की सॉल्यूशन जल्दी निकले और इसके चलते हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की गति को और तेज करें, ताकि ये 5-6-7% की ग्रोथ रेट और ऊपर जा सके। बिल्कुल सही बात कही आपने नीलेश भाई। ये तो है कि टैरिफ का इम्पैक्ट तो रहेगा और उसका हमें शायद थोड़ा सा मुकाबला करना होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये हमारे जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं ये क्यों नहीं चल रहे हैं? कोई भी मार्केट में रैली जो है वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर की वजह से फेल हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में हमने 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट देखी है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? अनुज भाई, प्राइवेट बैंक्स में शायद फंडामेंटल और सेल्फ फ्लो दोनों एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं। एफपीआई की सबसे ज्यादा होल्डिंग प्राइवेट बैंक में थी और पिछले कई सालों से उनकी बिकवाली चालू है। एक्टिव फंड बेच रहे हैं, पैसिव फंड खरीद रहे हैं
और 5 सालों में उनकी नेट बिकवाली है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैंक्स बेच के ये लोग थोड़ा बहुत आईपीओ खरीद रहे हैं, उस वजह से सप्लाई काफी है तो दाम के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। दूसरी चीज, ब्याज के दरों में जब भी कटौती होती है, बैंकों को अपने लेंडिंग रेट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है, डिपॉजिट रेट को एडजस्ट होने में समय लगता है। तो उस वजह से उम्मीद है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट रहे। नाउ जनरली जब ऐसा होता था तब बैंक्स को ट्रेजरी गेन हो जाता था, उनके लंबी मैच्योरिटी के जो पेपर ट्रेजरी में रहते थे वहां पे मार्क टू मार्केट गेन होता। इस बार शायद पहली बार हुआ है कि ब्याज की दरें पॉलिसी रेट्स काटी गई और मार्केट यील्ड 40 बेसिस पॉइंट ऊपर चली गई। तो ना बैंकों के पास इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेजरी गेन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपैक्ट होता दिख रहा है और एफपीआई की सेलिंग बरकरार है। ये सारी चीजें मिला के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को शायद थोड़ा नीचे कर रही है। ओके, अच्छा नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे कुछ कॉल ले रहे हैं क्या अब फाइनली? आई मीन इतने बड़े डाउन स्विंग के बाद हम अक्सर कहते हैं कि थोड़ा सा बुरे वक्त में आपको स्टॉक्स पे एक नज़र डालनी चाहिए, एक रिवर्सल्स के लिए तलाश करनी चाहिए। क्या निफ्टी आईटी पे या फिर आईटी स्टॉक्स पे कोई कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त, कंसिडरिंग कि यूएस में ब्याज दरों की कटने की पॉसिबिलिटी बन रही है लास्ट स्टेटमेंट के मुताबिक, बट एक फियर ये भी है कि वहाँ Q3 में इन्फ्लेशन एग्जैक्टली अब राइजिंग ट्रेंड में होगा, जो लास्ट कमेंट्री थी उसमें कहा गया ये। ऐसे में अभी आईटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए नीलेश भाई? तो वीरू भाई, हम लोग आईटी में काफी समय से ओवरवेट है। कुछ दिनों तक ये कॉल हमारे लिए गलत गया, बट हमने इस करेक्शन में आईटी क्षेत्र में खरीदारी चालू रखी है। एक, आईटी क्षेत्र में जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अच्छा है। दूसरा, वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से कम है। और तीसरा, कंपनीज अपनी बेंच स्ट्रेट कम करके यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। अल्टीमेटली बहुत सारी आईटी कंपनी का ग्रोथ अमेरिकन मार्केट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे चलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की तारीख में हमें लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वह लोग निवेश करने के लिए पहल करेंगे। आईटी क्षेत्र में जो वॉल्यूम ग्रोथ का एक रिस्क था वो धीरे धीरे कम होगा। एक्सपेक्टेशंस कम है, हो सकता है डिलीवरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकले। दूसरी चीज जो हम पोर्टफोलियो में कर रहे हैं वह है मिड कैप आईटी कंपनीज को लार्ज कैप आईटी कंपनी से ज्यादा वेटेज देने का। मिड कैप आईटी कंपनीज एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से लिवरेज कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को उसके ऊपर बड़े तेज तरीके से ट्रेन कर रही है और अब उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनीज की तुलना में मिलने लगे हैं। वैल्यूएशन भी कम था, ग्रोथ भी अच्छी है, तो मिड कैप आईटी कंपनीज के ऊपर हमारा फोकस है। मुझे लगता है आईटी क्षेत्र में एक हमारी पोजीशन है, इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि निवेश करने योग्य है। बट दूसरा लगता है कि अब उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस आने की वजह से यहाँ से डाउनसाइड कम लगती है। ओके, ठीक है। और जैसे कि नीलेश भाई ने अपना आईटी पे टेक दिया और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि उनका वेटेज मिड कैप आईटी पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद लार्ज कैप आईटी। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और एक दो बास्केट को आज यहाँ पर अपने डिस्कशन में उतारते हैं नीलेश जी। ईएमएस सेगमेंट बीच में एक प्राइस डैमेज था, डेफिनेटली था, लेकिन फिर इस बार की जब हम क्वार्टरली कमेंट्री मैनेजमेंट्स की सुन रहे थे, एक दो मैनेजमेंट से तो मैंने बातचीत भी करी, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उनका, उनके एक्सपेंशंस। और एक मैनेजमेंट से जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आप यूएस टैरिफ से कितने प्रभावित होंगे? कह रहे नहीं, हम तो वहीं जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएस पे आपका टेक क्या है? क्या प्रीवियस हाइज क्रॉस होंगे? ईएमएस पे आपका कन्विक्शन बना है क्या इस वक्त? वीरू भाई, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करना मुश्किल है। अनडाउटेबली हमारी कंपनीज अच्छा कर रही है,
और जैसा उन्होंने बताया वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, थोड़ा बहुत अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चर करेंगे, और उनके जो बायर है वह लोग भी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखेंगे कि इनको टैरिफ में नहीं लिया जाए। ईएमएस फ्रॉम अ वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट आएगी, बट वैल्यूएशन बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटा मोटा डिस्टर्बेंस भी अगर आता है तो उस वैल्यूएशन के ऊपर उसकी एक करेक्शन या कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो ईएमएस क्षेत्र में मैं मानूंगा कि सेक्टर वाइज जाने की वजह बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना चाहिए। जिस मैनेजमेंट ने, जिस कंपनी ने ऑलरेडी तकेदारी लेके रखी है कि उन्हें टैरिफ से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, उनकी ग्रोथ चलती रहे और उनके पास ऑर्डर सप्लाई आती रहे, शायद उन कंपनीज में निवेश करना योग्य रहेगा। वैल्यूएशन ईएमएस क्षेत्र में सारी चीजें पॉजिटिवली डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा नीरज भाई, एक व्यू जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी रिसेंटली सेबी ने कदम उठाए और जो अब आगे भी बात हो रही है वीकली एक्सपायरी को शायद पूरी तरीके से ख़त्म करने की, एक इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में मार्केट ने एक डिस्टिंक्शन बनाया पिछले कुछ हफ्तों में, एक्सचेंज और ब्रोकर के स्टॉक्स नीचे आए हैं, एएमसी स्टॉक्स में अच्छी रैली हुई है। आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? अनुज भाई, एफएनओ के बारे में तो मतलब सेबी की रिसर्च रिपोर्ट कहती है 9 out of 10 people lose money, but 10 out of 10 people trading एफएनओ believes कि नहीं हमारा तो पैसा बन रहा है। एंड ज्यादातर जो नुकसान हो रहा है लोगों का वह जीरो से हीरो ट्रेड में हो रहा है, शायद जहां पे आप वीकली ऑप्शंस पे खेलते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि लॉटरी लग जाए। तो वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी में तब्दील करने का जो सेबी का निर्णय होगा तो वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा। अगर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करनी है तो आप ये कर दीजिए कि वीकली ऑप्शन में सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स खेले, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, म्यूचुअल फंड है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो सिर्फ मंथली में खेले। आज जो गेम है वो यही है कि बहुत सारे एफपीआई डेटा एनालिटिक्स की वजह से, कोलोकेशन की वजह से, उनके अल्गो की वजह से रिटेल इन्वेस्टर से पैसा बना सकते हैं। कुछ हद तक इन्हें मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। तो इन सारों को वीकली से मंथली ऑप्शन में भेज दीजिए ताकि वो लोग वहां पे खेलते रहें और रिटेल इन्वेस्टर अपने आप में खेलता रहेगा, कोई पैसा बनाएगा, कोई खोएगा। ये बहुत अच्छा सजेशन है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आई थिंक विन विन होगा। मतलब ये दिस इज़ एक्चुअली पहली बार सुन रहा हूँ मैं नीलेश भाई ऐसा सजेशन, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो बात है ये काफ़ी दम रखेगी। और अगर ऐसा कुछ हो तो ताकि बहुत ज़्यादा एक कर्व भी ना हो, वीकली भी रहे, लेकिन एक थोड़ा सा रिटेल का भी ध्यान रखा जा सके, एक अच्छा सजेशन होगा ये। इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और आई एम श्योर कि जो कंसल्टेशन पेपर आएगा उसमें आप भी अपने इस हिसाब से शायद सजेशन दें भी सेबी को। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने कही यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ जो आप काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आएगा, ये भूला घर आ ही नहीं रहा है। अब क्या करना है? एफआईआई का पैसा अभी तक हमें काफ़ी इल्यूसिव है और हमारा पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो डोमेस्टिक पैसे पर है। अनडाउटेडली अनुज भाई, एक एफपीआई ने यहाँ पे काफी प्रॉफिट बनाया है, तो उनके पोर्टफोलियो में इंडिया वेटेज काफी ज्यादा दिखता है। तो ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरी बात है कि वह एक ट्रेड कह सकते हैं ओल्ड इकोनॉमी से न्यू इकोनॉमी जाने के लिए। आईपीओ में आपने देखा है कि एफपीआई की खरीदारी है, क्यूआईपी या ओएफएस अनाउंस होता है तो एफपीआई भी उसी तरह खरीदारी करता है। तो कुछ हद तक उनका ट्रेड ओल्ड इकोनॉमी टू न्यू इकोनॉमी है। तीसरी चीज है कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया में भारत का कवरेज होता है वो काफी हद तक नेगेटिव होता है। अभी हमने एक ग्लोबल इन्वेस्टर को होस्ट किया था अपनी कॉन्फ्रेंस में, और उनके साथ जब बैठे तो पता चला कि ऐसी कई सारी चीजें जो उन्हें मालूम नहीं है। अब वो लोग अपने मीडिया को पढ़ते हैं, सीएनबीसी आवाज तो देखते नहीं, तो कई बार जो इंप्रेशन बन जाती है उसके तहत वो लोग निर्णय लेते हैं।
फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगता है, हमें मालूम है, हमें यकीन है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उनके माइंड में गलत इंप्रेशन बनी हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें कंबाइंड होके एफपीआई को सेलिंग करने के लिए उत्सुक कर रही है। प्लस हमारी मार्केट में लिक्विडिटी है तो एग्जिट भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एफपीआई किसी भी दाम पे बेच रहे हैं। अगर वो किसी भी दाम पे बेचते तो हम लोग नीचे नीचे करके खरीदते, जैसे 2020 मार्च में हुआ था। 12,500 निफ्टी कुछ ही दिनों में 7,500 तक पहुंच गई थी, बिकॉज एफपीआई विदाउट लिमिट बेच रहे थे। अब एफपीआई बेचते हैं तो लिमिट के साथ बेच रहे हैं, इसलिए शायद उतनी गिरावट मार्केट में नहीं हुई है जितनी हुई है। अच्छा नीलेश भाई, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा अगर आप कंफर्टेबल हों। अभी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी, वहाँ पे वातावरण, बातचीत, सुझाव, चिंतन किस चीज़ पे हुआ, और अगर कुछ वातावरण और कुछ बातचीत का थोड़ा सा अगर आप देखें तो संक्षेप में आप हमें ब्यौरा दें तो हल्का सा। सुबीरू भाई, ये तो जो हमारे चेयरमैन है श्री महेंद्र देव जी वही बात कर पाएंगे, बट एक बात तय थी कि फोकस यही है कि हम एक्सपर्ट से बात सुने। उस मीटिंग में हम लोग ने ज्यादा बातें की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम बातें की। और दूसरी मतलब रिफॉर्म्स के लिए आज भी भारत में कई कदम उठाने की आवश्यकता है, एंड इस प्रकार के वार्तालाप से हम एक कॉमन एजेंडा कर पाएंगे कि ये रिफॉर्म करने चाहिए, ये रिफॉर्म को हम इस तरह से एडजस्ट करके बदल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि मार्केट की भी बातें लोग सुनते हैं, और उम्मीद है कि हम रिफॉर्म्स की प्रोसेस करके अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को और एक्सेलरेट कर पाए। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड भगवान करे मेंटेन रहे, जब जब आप आए मार्केट में तेज़ी आई। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। रैली थोड़ा सा वापस एक बार देखिए जरा, वीक हो रही है। राहुल जी, रैली नहीं चल रही कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस समय आपका क्या व्यू है? क्या इस मार्केट में पैसा अभी शॉर्ट करके ही बनेगा? जी देखिए, लगातार एफआईआईज की सेलिंग चालू है कैश में। पिछले वीक हमने देखा 21,600 करोड़ का सेल फिगर, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन अभी भी इंटैक्ट। तो मेरा ये मानना है जब तक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे वीकेंड पे चला था कि ट्रम्प साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मैं चाह नहीं रहा हूं, लेकिन लेट्स से कि कोई फंडामेंटल शिफ्ट जब तक नहीं आता है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, एफआईआईज को कोई ट्रिगर जब तक नहीं मिलता है शॉर्ट कवर करने का, मेरे हिसाब से मार्केट प्रेशर में रहेगा। अब थोड़ा सा आज का टेक्सचर देखें तो आज हमने वो जो जीडीपी का डेटा आया था उसको रिएक्ट करके पॉजिटिव ओपनिंग दी है, लेकिन 24,550 पे निफ्टी का रेजिस्टेंस है जहां पर जाके अटका है, और वापस निफ्टी आज के लिए, खास करके आज का जो सेशन है उसके लिए थोड़ा सा बायस यहाँ पे बेरिश होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो 24,300 पे एक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि एक और राउंड ऑफ सेलिंग नीचे में आती हुई दिख सकती है। और अगर डेरिवेटिव्स डेटा हम देखें तो 24,000 का एक तरह से बेस बना है इस सीरीज के एक्सपायरी के लिए। तो 24,300 का जो लेवल है वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक ट्रेड की बात है, इनफैक्ट आज के सेशन में आप 24,500 का जो निफ्टी का पुट है तकरीबन 50 रुपए के आसपास चल रहा है, इसे बाय करके चल सकते हैं। ये हीरो जीरो ट्रेड है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। हमने लास्ट वीक भी आपके चैनल पर बैंक निफ्टी में हीरो जीरो का पुट दिया था, काफी बढ़िया चला था वो। आज भी सिमिलर सेटअप लग रहा है, लेकिन निफ्टी में तो निफ्टी का 24,500 का पुट बाय करके चल सकते हैं। 33 रुपए का स्टॉप लॉस रखा, यानी कि 15 पॉइंट की रिस्क, और हमें लगता है कि तकरीबन 75 से लेकर 95 तक के टारगेट्स इस पुट ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं आज और कल के सत्र में। यस, आपका लास्ट मेंशन ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी वो अच्छा था, मैं याद कर रहा था एक दिन उसको, शुक्रवार या गुरुवार की क्लोजिंग में। राहुल जी, हाँ अच्छा राहुल जी, शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स क्या क्या हैं? सिंस अगर आप एक डीप आउट ऑफ मनी पुट या फिर निफ्टी पे 24,000 का बेस ही देख रहे हैं, विच इज आई थिंक 500 पॉइंट नीचे है यहाँ से, तो आपके शॉर्ट साइड पे क्या क्या प्लेस्ड है? ये देखिए, दो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। दोनों में पिछले वीक में बेरिश एक्टिविटी देखने को मिली, शॉर्ट बिल्टअप भी था।
और कहीं ना कहीं ये ड्रैग कर रहे हैं। रिलायंस में अगर हम देखें तो एजीएम था, बड़े वॉल्यूम्स थे और स्टॉक ने अपना एक इंटरमीडिएट सपोर्ट ब्रेक किया। एचडीएफसी बैंक में लगातार सेलिंग चालू है, 950 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक जो जो एक तरह से रैदर उल्टा इन्वर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, तो अभी तक कोई ऐसा लीडरशिप कंजम्पशन के अलावा दिखाई, ऑटो और कंजम्पशन के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो ड्रैग है मार्केट के अंदर ये चलना चाहिए। एक यहाँ पर एक कॉन्ट्रेरियन कॉल आप ले सकते हैं। डिक्सॉन का सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आज के सेशन में हुआ है और पोजिशनली हमें लगता है कि तकरीबन 18,000 से 18,500 तक के लेवल्स डिक्सॉन में आते हुए दिख सकते हैं। ये डेरिवेटिव स्टॉक है, लेकिन एडवाइस हमें रहेगी कि डिलीवरी में बाई कीजिए, बाय एंड होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 16,450 का और पोजिशनल आप डिलीवरी बेस पर डिक्सॉन को बाय करके चल सकते हैं। और जहां तक शॉर्ट का राय है, आई थिंक निफ्टी में जो पुट ऑप्शंस है उसके जरिए आप ये डाउन मूव लेकर के चल सकते हैं। और राइट राहुल जी, चलिए तो कुछ लॉन्ग आइडियाज़ कुछ शॉर्ट आइडियाज़, लेकिन मार्केट में अभी भी आप शॉर्ट निफ्टी में अभी भी शॉर्ट व्यू ही रहेगा। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे एक स्पेशल इनिशिएटिव की। जी हाँ, एफएनओ गुरुकुल सीज़न 3 13 और 14 सितंबर को होने वाला है। ये 2 दिन का वेबिनार, ध्यान रखिएगा ये हमारे जितने भी गुरुकुल्स रहे हैं उनमें सबसे पॉपुलर रहा है। और इस बार हम काफ़ी फोकस रखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट पर, और आपके चहेते एक्सपर्ट्स आपके साथ फिर जुड़ेंगे, हेमंत जी, चंदन जी और आशीष जी। एक शानदार 2 दिन का सेशन होने वाला है और उसके लिए वीरू भी आएंगे मुंबई। तो वीरू, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने तो अभी करने होंगे आपको। जी हाँ, देखिए हमारी तैयारियां भी फुल फ्लैज चल रही हैं। वीकेंड पे कामकाज उसी पे जारी रहा और अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। और 13-14 तारीख को ये सितंबर को ये 2 दिन का वेबिनार, ज़रूर जुड़िए, जल्द जुड़िए। ये एक जो QR कोड है स्कैन करिए। और पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट हेमंत जी का। मुझे याद है अनुज, हेमंत जी वाले सेशन में जब वो रोलोवर्स की रिपोर्ट हमने डिस्कस की थी, क्या गजब उत्साह था लोगों का। तो समझना है, परखना है बाजार को, तभी आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल, क्या बिल्कुल खूबसूरत समझना परखना है और तभी आगे बढ़ना है। मीनवाइल मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ। अब देखते हैं 24,500 को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। खैर, जुड़ेगा हमारे साथ एफएनओ गुरुकुल में। इस शो को समेटेंगे और कंचन और श्रेया तैयार हैं दूरदर्शन के पुराने दिनों की याद लेकर, ब्लैक एंड वाइट और श्याम श्वेत। हाँ, शाम श्वेत, बिल्कुल। उस समय पे वीरू क्या होता था कि टीवी ना ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट आते थे। तो कई बार जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब वो पिक्चर जो कलर वाली आती थी उसमें भी ब्लैक एंड वाइट ही दिखता था। तो मुझे मतलब पता ही नहीं था कि भाई ग्रीन मतलब कलर वाला भी कुछ होता है। तो उसमें जब कई बार लिखा होता था कि ब्लैक एंड वाइट, तो मैं पूछता था अपने पेरेंट्स से कि ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब। बोले नहीं, वो किसी अमीर के घर पे जाओगे ना तो पता चलेगा कि एक कलर टीवी होता है, एक ब्लैक एंड वाइट होता है। खैर, एनीवे, जोक्स असाइड, इस शो को समेट रहे हैं और कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेलर शॉट में।